Hello, student of class 12. I am going to start your new topic, that is the electric field. Okay, we have seen the Coulomb's law. Now the term is electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड में अब हम ये देखेंगे कि आखिर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी. क्लियर है? और क्या क्या यूज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रोस्टैट में, हम ये सारी देखेंगे. एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का. तो पहला जो बेसिक क्वेश्चन राइज होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या. क्लियर है स्टूडेंट? तो देखिए, जब भी कोई चार्ज किसी एक चार्ज पे पुट अप किया जाता है तो दोनों एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसा कि कूलॉम्स लॉ में हमने देखा था. यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे एक चार्ज Q1 को पुट अप किया है आपने, दूसरा चार्ज Q2 को पुट अप किया है, तो ये चार्ज इस पे इधर फोर्स अप्लाई करेगा, ये चार्ज इस पे इधर अप्लाई करेगा. यानी दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करते हैं. क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिर में ये चार्ज इस चार्ज के कांटेक्ट में तो है नहीं, ये चार्ज इस चार्ज के कांटेक्ट में है, तो फिर ये कैसे फोर्स को अप्लाई करते हैं. ये इस पे फोर्स अप्लाई कर दे रहा है, ये इस पे अप्लाई कर दे रहा है. यानी क्या रीजन होता है कि ये इन दोनों के बीच में फोर्स एट ए डिस्टेंस काम करता है. ये समझने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट होता है वो इंट्रोड्यूस की. यानी एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कैसे फोर्स अप्लाई करता है बिना एक दूसरे के कांटेक्ट में हुए, ये जानने के लिए हम एक नए टर्म का यूज किए, और वो टर्म हमारा क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? कोई भी चार्ज अगर स्पेस में रखा जाता है स्टूडेंट, अगर ये हमारा चार्ज है तो ये चार्ज अपने चारों तरफ एक स्पेस क्रिएट करता है, एक रीजन बनाता है. अगर कोई दूसरा चार्ज इसके रीजन में है तो ये चार्ज दूसरे चार्ज पे क्या अप्लाई करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा. और अगर दूसरा चार्ज इसके रीजन के बाहर है तो ये चार्ज उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई नहीं कर पाए. तो किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह रीजन जहां तक एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करे या इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर सकता है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी चार्ज है, जैसे यहां पे हम एक चार्ज को पुट अप कर रहे हैं Q को, और ये किस पॉइंट पे लोकेटेड है? O पे, तो ये चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, जैसा कि हम आपको इस डायग्राम में दिखा रहे हैं. ये चार्ज जैसे इस पॉइंट पे रखा गया तो ये चारों तरफ हमने क्या करेगा? फील्ड क्रिएट करेगा. अगर कोई दूसरा चार्ज इस फील्ड के बाहर लोकेटेड है, यानी इस रीजन के बाहर अगर लोकेटेड है, तो इस पे इलेक्ट्रिक जो फोर्स होगा वो कितने के बराबर होगा? 0 के. यानी इस पे कोई फोर्स काम नहीं करेगा. लेकिन जैसे इस चार्ज को लेकर से हम इस इलेक्ट्रिक फोर्स के पॉइंट ए पे लाएं तो ये वाला चार्ज इस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है. यानी इस समय F विल बी नॉट इक्वल टू 0. यानी किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह रीजन जहां तक एक चार्ज दूसरे चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है. इस फील्ड के बाहर का जो भी हमारा पॉइंट होता है जहां इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा 0 होती है, उसको हम बोलते हैं इनफिनिटी. यानी ये जो हमारा पॉइंट होगा जहां इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा 0 है, उसको हम बोलते हैं इनफिनिटी. जो सोर्स चारों तरफ अपने फील्ड को क्रिएट कर रहा है, जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं, ऐसे ऐसे मैंने बनाया है, इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज. यानी जिसके चलते फील्ड क्रिएट किया जाता है इस स्पेस में, या जो रीजन ये बनाया हुआ है अपने चारों तरफ, इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज. और जो चार्ज हमारा फोर्स को फील करता है, यानी इसके इफेक्ट को फील करता है, कि जैसे इस फील्ड के बाहर Q0 को रखे हैं तो फोर्स 0 है, यहाँ पे ला दिए तो फोर्स 0 के बराबर नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज. यानी जो टेस्ट चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, या कहां तक हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज के द्वारा बनाया गया, उसको बताता है. क्लियर है? तो जो अपने चारों तरफ फील्ड क्रिएट करेगा उसको सोर्स चार्ज बोलते हैं, जो फोर्स को फील करता है उसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं. क्लियर है? अब आखिर में सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच क्या अंतर होता है, हमें ये देखना है.
क्लियर है? तो टेस्ट चार्ज हरदम जो है स्टूडेंट स्मॉलर होता है, स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड होता है, स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड, यानी सोर्स चार्ज के तुलना में बहुत कम मैग्नीट्यूड होता है टेस्ट चार्ज का। दूसरा कि ये ऑलवेज जो है हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ये केवल एक कन्वेंशन है, तो ये ऑलवेज जो है क्या लेते हैं, पॉजिटिव। जब भी इसका मैग्नीट्यूड होगा वो सोर्स चार्ज से इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम। क्लियर है? यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह रीजन होता है जहां तक एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है। लेटर से कि हम इस चार्ज Q को उठा के पॉइंट A पे लाएं जहां कितना फोर्स काम कर रहा है स्टूडेंट, AC काम कर रहा है। यानी Q नॉट को अगर धीरे धीरे अगर हम इस पॉइंट पे ला दिए, लेटर से A से उठा के हम P पे ला दिए, तो फिर ये जो चार्ज होगा हमारा Q, इस Q नॉट पे फोर्स अप्लाई करेगा। किधर अप्लाई करेगा, तो दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के एलांग होगा, यानी इन दोनों को ऐसे जोड़ेंगे और फिर यहाँ पे डायरेक्शन बना देंगे, यही हमारा इसका डायरेक्शन हो जाएगा। फिर देखते हैं, लेटर सपोज एक हमारा सोर्स चार्ज Q है, लेटर सपोज एक सोर्स चार्ज हमारा Q है जो पॉइंट O पे पुटअप किया गया, Q को हम पॉइंट O पे पुटअप कर रहे हैं, और जैसे ही हम जानते हैं कि अगर इस चार्ज को आप रखेंगे तो ये चार्ज अपने चारों तरफ क्या बना लेगा, एक फील्ड बनाएगा, और वो भी कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ये इसके चारों ओर का जो रीजन होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक। एक टेस्ट चार्ज को हम इस Q नॉट को बाहर अभी हम पुटअप कर रहे हैं और इस Q नॉट को यहां से कैरी करके हम पॉइंट P पे पुटअप कर रहे हैं, पॉइंट P पे पुटअप कर रहे हैं। तो ये चार्ज और ये चार्ज, क्योंकि ये सोर्स चार्ज होगा, पीछे हम बताए थे, अपने चारों तरफ ये फील्ड क्रिएट किया है, तो इस चार्ज को जब पॉइंट P पे आप रखेंगे तो दोनों के बीच कौन सा फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। डायरेक्शन क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये इस पे जो है इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा और डायरेक्शन क्या होगा, अवे, नहीं रिपल करेगा तो बाहर की तरफ। और लेटर सपोज हम कह रहे हैं कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, वेक्टर AC, यानी यहाँ Q नॉट पे कितना फोर्स काम कर रहा है, Q नॉट पे जो है वेक्टर AC फोर्स काम कर रहा है, तो एक यूनिट पे कितना काम करेगा, तो वेक्टर AC अपॉन Q नॉट, और इसी को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और किससे इंडिकेट करते हैं, वेक्टर E। यानी जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर E, वो कितने के बराबर होता है स्टूडेंट, वेक्टर AC अपॉन Q नॉट। कौन सा क्वांटिटी होता है ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सेकेंड इसकी क्या प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम इसका यूनिट देखें तो यूनिट हमारा कितना हो जाएगा, जो यूनिट होगा, यूनिट ऑफ वेक्टर E, ये बराबर हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। तीसरा अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन जो होगा हमारा E का, वेक्टर E का, ध्यान से यहाँ पे देखें, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, AC हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, और FE का डायरेक्शन जिस पे डिपेंड था, हम बताए थे आप सबको, FE का जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इस यूनिट वेक्टर के अलावा होता है। यानी यहाँ जो होगा डायरेक्शन हमारा वेक्टर E का, वो किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर E डिपेंड्स ऑन वेक्टर E पे डिपेंड करता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ इसके चलते इस पॉइंट P पे डायरेक्शन AC का इधर है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के चलते अगर निगेटिव चार्ज स्टूडेंट रख देते हैं, लेटर से हम यहाँ पे एक डायग्राम बना रहे हैं, ये हमारा -Q चार्ज है, पॉइंट P पे हमने +Q नॉट को पुटअप किया है, तो ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज तो एकदम पॉजिटिव होता है। यहाँ -Q चार्ज रखे हैं तो पॉइंट P पे फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, और जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यहाँ से एक इंपॉर्टेंट हमको रिमार्क मिलता है
कि प्लस क्यू चार्ज के चलते किसी पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, बाहर की। यानी ये हमारा अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इसके चलते पी पे डायरेक्शन हमारा बाहर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर यहां हम माइनस क्यू चार्ज पुटअप कर दे रहे हैं तो जो पी पे डायरेक्शन होगा वो अंदर की तरफ होगा। क्लियर है? तो इससे में हमारा प्लस के चलते बाहर और माइनस के चलते चार्ज की तरफ। तो ये हमारा होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पी पे। क्लियर है? अब स्टूडेंट आगे जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। लेटर सपोज हम यहाँ पॉइंट O पे एक चार्ज Q को पुटअप किए। तो जब चार्ज Q को पुटअप करेंगे तो सबसे पहले हम बताए थे जहां कहीं भी चार्ज होगा वो अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करेगा, फील्ड बनाएगा। यानी ये चारों तरफ को अपने क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अगर कोई दूसरा चार्ज इसके फील्ड के बाहर, तो इस समय इलेक्ट्रिक फोर्स कितने के बराबर होगा, 0। कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा Q नॉट पे। लेकिन जैसे ही इसको हम इस फील्ड के अंदर किसी पॉइंट P पे लाते हैं Q नॉट को, तो ये हमारा जो चार्ज Q है इस पे क्या अप्लाई करेगा, फोर्स, और फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। लेट अस से कि जब इस चार्ज Q नॉट को इस पॉइंट P पे हम कैरी कर रहे हैं तो Q और Q नॉट के बीच का डिस्टेंस कितना है, R। तो इस समय इलेक्ट्रिक फोर्स AC कितने के बराबर होगा स्टूडेंट, AC जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपान R स्क्वायर होगा इंटू R यूनिट वेक्टर होगा। अब हम क्या जानते हैं जरा बता दीजिए। वी नो दैट, अभी हम देख चुके हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो वेक्टर E कितने के बराबर होता है, तो वेक्टर AC अपान Q नॉट। अब वैल्यू हम यहाँ पुटअप कर देते हैं वेक्टर AC का। जब आप लोग वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपान R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर, और यहाँ पे इंटू 1/Q नॉट। इससे ये कट जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर E हो गया वो बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर। यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, इस यूनिट वेक्टर R पे। यानी जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है उधर ही हमारा क्या होता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर है? अब ये अगला जो हम इसमें देखेंगे कि पीछे भी हम रिमार्क में बताए थे कि अगर यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट पॉइंट इस पॉइंट पे आपने प्लस Q रखा है और ये हमारा कोई पॉइंट P है, तो इसके चलते P पे जो कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है, मैग्नीट्यूड कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नीट्यूड E कितने के बराबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे R जो कैप है ये तो हमारा केवल डायरेक्शन दे रहा है। वेक्टर के पास दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन हमारा ये यूनिट वेक्टर दे रहा है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड। यानी मैग्नीट्यूड जो हमारा पॉइंट P पे है, जो इस प्लस Q से R डिस्टेंस पे है, वो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, तो डायरेक्शन हम ऐसे एरो से दिखाते हैं। तो इस P पे हमारा बाहर की तरफ होगा, यानी ये हमारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ E। अगर यही हम यहाँ पे लेटर सपोज माइनस Q चार्ज को हमने पुटअप कर दिया और P पे कोई पूछेगा बताइए मैग्नीट्यूड कितने डिस्टेंस पे है, R, तो इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। तो जो डायरेक्शन होगा वो चार्ज देखेंगे, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। अब क्या होता है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक हमारा कॉम्बिनेशन होता है दो चार्ज का, जिसमें दोनों चार्ज का नेचर अपोजिट होता है, यानी एक प्लस होता है दूसरा माइनस होता है, और दोनों के फाइनाइट डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं, पुटअप किए रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्ज
having magnitude in equal but opposite in direction. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेटर सपोज हमारा एक प्लस क्यू चार्ज है पॉइंट ए पे, और पॉइंट बी पे एक हमारा चार्ज माइनस क्यू, और दोनों कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं स्टूडेंट? एक फाइनाइट डिस्टेंस लेटर से हम कह रहे हैं इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितने के बराबर है? 2a के बराबर है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस प्लस और माइनस क्यू के बीच का जो ये फाइनाइट डिस्टेंस है वो ऑलवेज क्या रहेगा? सेम रहेगा। फाइनाइट जो आता है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ पे एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक जो डाइपोल मोमेंट होता है उसको हम P से इंडिकेट करते हैं, और ये होता है Q इंटू इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो AB, यानी ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और ये बराबर होता है Q डॉट AB, यानी दोनों में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू इनके बीच का डिस्टेंस। अब इन दोनों में से चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? Q है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? AB, यानी वेक्टर P बराबर हो गया माय डियर स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है वो बराबर हो गया Q इंटू वेक्टर 2a। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है स्टूडेंट वो निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, यानी इट्स डायरेक्शन इट इज ए, पहले हम लिख देते हैं कि ये कौन सा क्वांटिटी होता है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि हम ओके स्टूडेंट, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। लेटर सपोज हमारे पास एक डाइपोल है, और ये डाइपोल प्लस क्यू चार्ज हमारा पॉइंट ए पे लोकेटेड है और एक बी पे माइनस क्यू है, और इन दोनों के बीच का जो डायरेक्शन है वो कितने के बराबर है? 2a, और O इसका मिडिल पॉइंट। तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू का जो कॉम्बिनेशन होगा, जो एक फाइनाइट डिस्टेंस 2a से सेपरेटेड होंगे, ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, यही हमारा क्या होता है? एक्सिस होता है। डाइपोल का एक्सिस हमारा ये लाइन होगा जो प्लस क्यू और माइनस क्यू को क्या कर रहा है? मिला रहा है। लेटर सपोज एक हमारा पॉइंट है जो इसके एक्सिस पे लोकेटेड है, यानी इसके एक्सियल पोजीशन पे, तो एक्सिस हमारा यही है, तो या तो हमारा पॉइंट इधर होगा या तो हमारा इधर होगा। तो लेटर सपोज ये हमारा जो पॉइंट P है वो इसके एक्सिस पे, जो डॉटेड हम ऐसे बनाए इसका एक्सिस है पॉइंट P, और इसी पॉइंट P पे हमें क्या निकालना है माय डियर स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जैसा कि हम यहाँ पे देखें। यानी एक प्लस क्यू माइनस क्यू बीच का डिस्टेंस 2a डाइपोल है, इसके चलते पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो इसके एक्सियल पोजीशन पे लोकेटेड है। क्लियर है? अब हम जानते हैं कि ये प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज के चलते इस पे डायरेक्शन क्या होगा जरा बता दीजिए? बाहर की तरफ। तो इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। स्टेप 1। स्टेप 1 में हम माने हैं कि लेट OP इज इक्वल टू R, या OP इज इक्वल टू R ही ले लेते हैं, यानी O से जो P का डिस्टेंस है माय डियर स्टूडेंट वो कितने के बराबर है? R के बराबर। O इसका मिडिल पॉइंट है, तो ये OA कितने के बराबर हो जाएगा? A के, और OB कितने बराबर होगा जरा बता दीजिए? A के। तो यहां से आप हमको ये बताइए कि OA बराबर कितना हो जाएगा, OB बराबर कितना हो जाएगा? A, क्योंकि O क्या है हमारा? O इज मिडिल, O हमारा मिडिल है ऑफ किसका मिडिल? AB का। AB का जो मिडिल पॉइंट है वो हमारा क्या है? पॉइंट O। तो यहां से OA बराबर होगा किसके? OB के, और ये कितने के बराबर है? अब इस कंडीशन में आप हमें ये बताइए कि BP कितने के बराबर होगा? टोटल डिस्टेंस हमारा ये R है और ये A है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? R माइनस A हो जाएगा।
यानी जो बीपी हो जाएगा वो आर माइनस ए के बराबर होगा, जैसा कि हम यहाँ पे। और एपी कितने के बराबर हो जाएगा? अगर एपी देखें तो एपी हमारा आर प्लस क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक आर और ये वाला डिस्टेंस ए, तो ये बराबर हो जाएगा आर प्लस ए। यानी यहां से जो एपी की वैल्यू हो जाएगी वो आर प्लस ए हो जाएगी। अब हम स्टेप 2 देखते हैं। अगर स्टेप 2 देखा जाए तो डायरेक्शन क्या होगा जरा बता दीजिए। स्टेप 2 हम आगे बढ़ते हैं, यानी अब हम यहां निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। मैग्नीट्यूड, जो थर्ड स्टेप है हमने दोनों लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई ड्यू टू प्लस क्यू। यानी इस प्लस क्यू चार्ज के चलते पॉइंट पी पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो अगर इस प्लस क्यू के चलते पी पे हम डायरेक्शन देखें तो हम पिछले लेक्चर में देखे थे कि प्लस चार्ज के चलते पी पे जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? बाहर। और लेटर से हम इसको किससे इंडिकेट कर रहे हैं? ई प्लस। यानी जो ई प्लस होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा स्टूडेंट? ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान क्या हो जाएगा? आर। और जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा जरा बता दीजिए स्टूडेंट? अवे फ्रॉम पी हो जाएगा। यानी ये प्लस क्यू है तो पी पे इसके चलते बाहर की तरफ होगा। और ऐसे ही ड्यू टू निगेटिव चार्ज अगर हम देखें, यानी ड्यू टू माइनस क्यू, तो क्या होगा? इस माइनस क्यू के चलते पी पे जो डायरेक्शन होगा वो इसी चार्ज क्यू की तरफ होगा। और ये ई माइनस कितने के बराबर होगा माय डियर स्टूडेंट? तो ई माइनस की जो वैल्यू होगी वो बराबर हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, सॉरी आर स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, आप लोग जो है आर प्लस ए, तो आर प्लस ए का होल, और ये हो जाएगा हमारा आर माइनस ए का होल। क्लियर है? और इस माइनस के चलते इस पे जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, अंदर की तरफ चार्ज की तरफ ही होगा, और इसको हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं? ई माइनस। अगर हम अगले स्टेप के बारे में बात करें डियर स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे अगला स्टेप लिख रहे हैं, स्टेप 3। क्या हो जाएगा स्टेप 3 जरा बताइए। अगर स्टेप 3 को देखा जाए तो एक हमारा पॉइंट P है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है पॉइंट P, ये हमारा पॉइंट P है। एक हमारा E प्लस इधर काम कर रहा है और दूसरा E माइनस इधर काम कर रहा है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। यानी इस पॉइंट P पे दो वेक्टर काम कर रहा है, एक E प्लस इधर, दूसरा E माइनस इधर, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट कितने के बराबर होगा माय डियर स्टूडेंट? टेल मी व्हाट विल बी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, एट पॉइंट P। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितने के बराबर होगा जरा बता दीजिए? वो बराबर हो जाएगा E माइनस E प्लस हो जाएगा। क्लियर है? जो अभी हम देखेंगे। और ये हमारा क्या होता है? मैग्नीट्यूड, या जो बड़ा होता है बड़े में से छोटे को हम क्या करते हैं? सबस्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं। जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा बड़े में से क्या करेंगे? छोटे को डिक्रीज करेंगे। अब यहाँ पे हम स्टेप 4 लिख रहे हैं। यानी स्टेप 3 में हम क्या देखें स्टूडेंट जरा बता दीजिए। स्टेप 3 में हम देखें कि E इज इक्वल टू E प्लस माइनस E माइनस। तो इसमें मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा? जो नजदीक होगा उसका ज्यादा होगा, जो दूर होगा उसका कम होगा। E माइनस P के नजदीक है, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हम पहले लिख देंगे E माइनस, और E माइनस अभी हम देखें कितने के बराबर है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर माइनस ए का होल वर्ग माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर प्लस ए का होल।
इसको हम लिख देते हैं E माइनस E प्लस। यहां से क्या कॉमन दिख रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे देखेंगे आप सभी, ये जो टर्म है वो क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, यानी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में जो होगा वो होगा 1/r माइनस a का होल वर्ग माइनस 1/r प्लस a का होल वर्ग। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगा। कॉमन लेते हैं स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट r माइनस a का होल वर्ग इंटू r प्लस a का होल वर्ग, इसका इसमें मल्टीप्लाई यानी r प्लस a का होल वर्ग माइनस r माइनस a का होल वर्ग। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो फाइनली हम क्या पाते हैं, जरा बता दीजिए। फाइनली जो हमारी वैल्यू निकल कर आएगी, फाइनली हम जो वैल्यू पाएंगे वो क्या होगा? मैं यहां से फिर से सॉल्व कर देता हूं। जो फाइनली हमारी वैल्यू होगी वो E की बराबर हो जाएगी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट a प्लस b का होल वर्ग, एक्सपेंड कर देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra माइनस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ra अपान a माइनस b a प्लस b, ये बराबर होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, यानी ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का पावर 2 इन ब्रैकेट, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा, 2ra मिलके कितना होगा स्टूडेंट? तो ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4ra अपान r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल। अब यहाँ एक अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं, और वो अप्रॉक्सीमेशन क्या हो जाएगा जरा बता दें आप सब। जो अप्रॉक्सीमेशन हम लेते हैं याद होगा कि इफ r is much greater than a, तो a square will be nearly equal to 0। तो यहां से हम पा जाएंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ra अपान ये 0 हो जाएगा, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन में a स्क्वायर नियरली इक्वल टू कितना है? 0 है। तो यहां जब हम 0 रखेंगे तो r के पावर कितना हो जाएगा? 4। इधर r है, इधर r का पावर 4 है, एक काटोगे तो कितना हो जाएगा? ये Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 4a अपान r क्यूब। इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2a इंटू 2 अपान ये हो जाएगा r क्यूब। Q इंटू 2a कितने के बराबर होता है? अभी हम देखें, यही हमारा क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट, यानी डाइपोल मूवमेंट P कितने के बराबर होगा? Q इंटू 2a के। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r क्यूब के। यही हमारा एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड।